मैं क्यों लिखता हूँ। परिचय। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से ली गई है। अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश के अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। मैं क्यों लिखता हूँ? ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बहुत कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर तो यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वो उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन की कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का है, और दूसरे ये भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वो मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान के उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है
वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसकी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा एक संवेदनशील नागरिक की हैसियत से सभी को विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट को मानवता के सबसे शर्मनाक अध्याय में विज्ञान की भावनात्मक दुरुपयोग कहा है। लेखक ने अनुभव से गहरी चीज अनुभूति को माना है, क्योंकि अनुभव घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है। पहला क्वेश्चन है, क्या देखकर लेखक के मन को सदमा लगा? किस चीज़ को देख के? किताब को, पत्थर पर पड़ी छाया को, वर्षा को या घड़ी को? तो किसको देखकर? पत्थर पर पड़ी छाया को देखकर मन को सदमा लगा था। अगला क्वेश्चन, सभी डैश कीर्तिकारी नहीं होते। सभी व्यक्ति कीर्तिकारी नहीं होते, सभी विदेशी कीर्तिकारी नहीं होते, लेखक या फिर गुरु। तो यानी कि सभी व्यक्ति कीर्तिकारी नहीं होते। अगला क्वेश्चन, अणु बम प्रथम बार कहाँ गिराया गया था? ब्रिटेन पर, जापान पर, बर्मा पर या फ्रांस पर? तो पहली बार कहाँ पर गिराया गया था? बर्मा पर गिराया गया था पहला। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन, बिछौने पर तब तक पड़े रहे जब तक डैश ने बज गया। क्या नहीं बज गया? अलार्म, घड़ी, घंटी, ढोलक। क्या नहीं बज गया था? अलार्म जब तक नहीं बज गया था तब तक वो उठा नहीं था। मछली मारने के लिए किस नदी का प्रयोग हुआ है? गंगा का, यमुना का, ब्रह्मपुत्र का या नर्मदा का? तो कौन से का हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी कि मछली मारने के लिए प्रयोग किया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके लिए, तो वो देखिए और उनके सवालों का जवाब नोट डाउन कीजिए। मैं क्यों लिखता हूं कि कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1, लेखक क्यों लिखना चाहते हैं? क्यों लिखना चाहते हैं उसका जवाब आपको आगे दिया जाएगा, लेकिन आप अपने भी विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 2, कुछ आलसी जीव किस प्रकार के होते हैं?
तीसरा, भीतरी व्यवस्था क्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन, अनुभव और अनुभूति दोनों किस प्रकार अलग हैं। अनुभव और अनुभूति दोनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। नंबर 5, पत्थर पर पड़े छाया को देखकर लेखक के मन में क्या आया, यानी कि क्या सोचने लगे फिर वो। तो ये विचार आपको अभी कहानी में बताए गए थे, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप अपने मन से भी बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे गलत हैं या सही हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप नीचे मैं आपको इनके आंसर्स अभी दिखा रहा हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन क्वेश्चनों के आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन का ये, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और इसी तरीके से यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का ये आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इनको सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। आप इनको नोट डाउन करके आराम से लिख लीजिए और आप इनको समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से आराम से याद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। अगर आप ये इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो सभी बच्चे हमारे साथ आगे बने रहने के लिए बने रहें और सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।